Hello and welcome back to the Inside Story. This is JC Vikram, Head of Department of Mass Communication, BBD University. And here I will begin with the fourth lecture on the Advertising Lab. Subject code is BJMC 3551 and it is being taught in BAJMC 5th semester of my department. So let me have a glimpse of all things we have done earlier. हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी 5 एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में। हमने 5 सोप के एडवर्टीज़मेंट, प्रिंट एडवर्टीज़मेंट लिए थे और उनको हमने क्रिटिकली एनालाइज भी किया था। हमने उस पर डिस्कस किया था कि किन किन एस्थेटिक्स पे, किन किन पर्सपेक्टिव्स पे हम इन 5 एडवर्टीज़मेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, इनको क्रिटिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने ये भी बात किया था कि एडवर्टाइजिंग की बेसिक एस्थेटिक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, कि कम्युनिकेशन पे वो कहाँ पे आता है, कंज्यूमर कैसे कैसे बिहेव करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आप एक ऐड डिज़ाइन करने में, प्रिंट ऐड डिज़ाइन करने में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, बारीकियों पे आप ध्यान देते हैं। तो हम इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कुछ टीवी एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में जो प्रिंट होता था और उसके बाद फिर टीवी एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगले लेक्चर में मैं प्रिंट को नहीं, हम टीवी के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं टीवी एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में बात करूँगा। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 चीज़ें होती हैं, रेडियो और प्रिंट। तो रेडियो में जिंगल्स होते हैं, टीवी एडवर्टीज़मेंट में कमर्शियल्स होते हैं जिसको आप प्रोड्यूस करते हैं, उनको आप शूट करते हैं, एडिट करते हैं और तमाम सारी चीज़ें उस पर आप करते हैं। कैरेक्टर ग्राफ होता है, स्टोरी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, छोटी सी स्टोरी बोर्ड बनता है। तो इन सब चीज़ों के बाद हम आगे उसमें देखते हैं और ये देखते हैं कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे आती हैं। देखिए, आपके सिलेबस के मॉड्यूल 2 में अगर आप देखें राइटिंग फॉर एन ऐड में, तो यहाँ पे आपको राइटिंग रेडियो स्पॉट्स एंड जिंगल्स के बारे में आपको देखने को मिलता है। राइटिंग टीवी कमर्शियल्स, डेवलपिंग स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्रिप्ट बनती है और कैसे स्टोरी बोर्ड बनता है, उसके पीछे का जो आइडिएशन है वो कैसे होता है। कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके बेस पे हम इन चीज़ों को दिमाग में डिवाइस करते हैं और फिर उसको जो है हम कलमबद्ध करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अब इसको आप पेन डाउन कीजिए, तो उसको फिर हम वहाँ पे पेन डाउन करते हैं। तो हमने मॉड्यूल 1 में अपने प्रिंट एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में बात कर ली। तो जैसे कि आपको आपके ऐड लैब में एक कैंपेन भी बनाना है, उस कैंपेन में आपको टीवी कमर्शियल्स भी बनाने होंगे। तो उस टीवी कमर्शियल्स को आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको आज के लेक्चर में देने वाला हूँ, ठीक है। मैंने 5 एडवर्टीज़मेंट्स लिए हुए हैं जो कि पीपीटी की स्लाइड्स में हैं और वो धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊँगा। लेकिन किसी भी टीवी एडवर्टीज़मेंट्स को देखते समय या उसको बनाते समय जो पहले के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो जानने आपको बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अब हम अपने पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं और पीपीटी में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके इस मॉड्यूल में हम आपको क्या बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल 1 के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा था, तो हम 5 प्रिंट एडवर्टीज़मेंट्स ऑलरेडी क्रिटिकली एनालाइज कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 5 एडवर्टीज़मेंट्स को आप किन बेसिक पर्सपेक्टिव पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आप उन एड्स को एनालाइज कर सकते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो आता है वो है कंसेप्ट एंड आइडिया, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, कौन सा आइडिया है, और उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है थीम एंड स्टोरी लाइन, ठीक। थीम एंड स्टोरी लाइन में कौन सी थीम हमने ले रखी है और कौन सी स्टोरी लाइन पे हम काम कर रहे हैं, इमोशनल, ट्रेजिटिकल, कॉमिकल, बहुत सारी सटारिकल, बहुत सारी थीम्स ऐसे आती हैं, बहुत सारी स्टोरी लाइन्स ऐसे आती हैं जहाँ पे हम बात करते हैं। लेकिन टीवी की दुनिया में जब आप घुसेंगे, जब आप टीवी के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, उसकी भाषा में बात करेंगे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं। क्या वो टर्मिनोलॉजीज़ होंगी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। उसके बाद ट्रीटमेंट, कैसा उसने विजुअली उसको कैसे ट्रीट किया है, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसने जो प्रोडक्ट के हिसाब से जो उसने अपने आप की डिवाइस करी है, जो एक आइडिएशन है उसको जो उसने डिवाइस किया हुआ है वो कैसे डिवाइस किया, उस आइडिया को वो विजुअल्स में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये सब ट्रीटमेंट में आता है। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल ओवरव्यू,
कैसी एडिटिंग है, कौन से कैमरा इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, कैसी लोकेशन है, कितनी ग्राफिक्स है, कौन से हमने 3D एलिमेंट्स उसमें डाल रखे हैं, कितना मैनिपुलेशन हमने उसमें टेक्निकली कर रखा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल ओवरव्यू में आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये सब सारी चीज़ें तो हमने कर दी, ये सारी जो ऊपर की 4 चीज़ें हैं वो हमने कर दी, लेकिन वो कितना अपील कर रहा है हमारी ऑडियंस को, कंज्यूमर्स को, ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग अपील्स हैं जो आपको बताएंगी कि कौन सी अपील सबसे ज़्यादा हिट करती है, कहाँ पे वो अपील काम आती है और कैसे काम आती है। ठीक है, तो ये 5 पर्सपेक्टिव हैं: कंसेप्ट एंड आइडिया, थीम एंड स्टोरी लाइन, ट्रीटमेंट, टेक्निकल ओवरव्यू एंड अपील्स। तो इन 5 बेसिक पर्सपेक्टिव को याद रखिएगा। आगे की स्लाइड्स में जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा ये चीज़ें आपको ज़रूर काम आने वाली हैं, 5 चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कंसेप्ट एंड आइडिया। कंसेप्ट एंड आइडिया में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका पॉइंट ऑफ इमेजिनेशन, कि किस पॉइंट से आपने इमेजिनेशन करना शुरू किया। जो फर्स्ट पॉइंट है दिमाग में छूटे, जैसे अब मैंने कहा कि एप्पल, तो जैसे मैंने आपको एप्पल बोला आपके दिमाग में एप्पल की इमेज बन गई। ठीक है, बनी ना। कोई भी चीज़ मैं बोलूँगा तो पहला जो आपका माइंड है वो आपको उसकी एक इमेज ड्रॉ कर देगा आपके दिमाग के अंदर, तो आप उससे पहचान जाएंगे कि हाँ एप्पल अगर बोल रहा है तो एप्पल ऐसा दिखता है। ठीक है, लाल रंग का सेब। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे मैं अगर किसी कंपनी का मालिक हूँ और मैं गया कि मैंने कहा भाई मैं साबुन बनाता हूँ, तो जैसे ही मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बोलूँगा कि मैं साबुन बनाता हूँ, एड एजेंसी में जो क्रिएटिव लोग होंगे उनके दिमाग में साबुन बन के आ जाएगा। अब वो कैसा साबुन है, किस कलर का है, किस शेप का है, किस प्रारूप का है, ये हमको नहीं पता, लेकिन जो बेस आइडेंटिटी है वो आ गई है। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके दिमाग में तुरंत ही आइडिएशन आना शुरू हो जाता है, आइडियाज़ आ जाते हैं कि हाँ ये जो अगर हम किसी चीज़ का ऐड बनाएंगे तो ये इसमें ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो दैट बेसिक इंस्टिंक्ट इज़ पॉइंट ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, उसके बाद नोशन बेस्ड ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। जो आपने कोई चीज़ अगर बनाई है तो उसका एक पास्ट होगा, उसका एक प्रेजेंट है और उसका एक फ्यूचर भी होगा, तो उसके आधार पे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक बहुत ही खुशबूदार साबुन है तो वो फीमेल्स यूज़ करेंगी, बहुत ही कोई तीखा प्रोडक्ट है तो वो मोस्टली जो है वो मेल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ हैवी डिओज होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन पर्सपेक्टिव यूज़ करेगा। तो इस तरीके से उस प्रोडक्ट को लेकर के जो पुरानी बातें हैं, जो आज की बातें हैं और जो आगे आने वाली बातें हो सकती हैं, उनको कहीं ना कहीं आप एनालाइज करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। एक तरीके की इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटी सी रिसर्च भी करते हैं। ओके, उसके पास उससे मिलते जुलते जो आइडियाज़ होते हैं वो किसी इवेंट पे बेस्ड हों या आपके वैल्यूज़ हों, जैसे इमोशनल वैल्यूज़ होती हैं, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बातें होती हैं, देशभक्ति की बातें होती हैं, तो इन पे आधारित कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो भी आप इन कंसेप्ट एंड आइडियाज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सिचुएशनल आइडियाज़ भी होते हैं, सर्कमस्टेंशियल आइडियाज़ भी होते हैं, कुछ किसी इंसिडेंट पे बेस्ड होते हैं। आपने कई सारे ऐड देखे होंगे तो बहुत से इंसिडेंट पे बेस्ड होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे एड्स को तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सिचुएशनल एड्स भी बनाए जाते हैं आज की तारीख में। जैसे आज की तारीख में जैसे हम बात करें कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे जितने भी ये हैंड वॉश वाले जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने पूरा अपना आइडिएशन चेंज कर दिया और अब वो 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स भी निकाल रहे हैं और हैंड वॉश का जो ऐड कर रहे हैं उसमें भी दे रहे हैं कि हाँ हमारा हैंड वॉश कोरोना को धो सकता है। तो ये सब जो इंसिडेंटल सर्कमस्टेंशियल जो चीज़ें होती हैं ये भी आपको आइडिया डेवलप करने में बहुत मदद करती हैं। उसके बाद या तो आप उस प्रोडक्ट के विरोध में बोलेंगे या उसके आप पक्ष में बोलेंगे। तो ये फॉर और अगेंस्ट का भी मुद्दा होता है कभी कभी। जैसे कि कंपटीटर्स होते हैं, जैसे पेप्सी और थम्स अप हैं, तो आपस में बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं, तो आप पेप्सी के अगेंस्ट में बोलते हैं या थम्स अप के फॉर में बोलते हैं। कभी थम्स अप के फॉर में बोलेंगे तो कभी पेप्सी के अगेंस्ट में बोलेंगे, डिपेंडिंग हु द क्लाइंट इज़। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपको आइडियाज़ आ सकते हैं।
उसके बाद फिक्शनल, वर्चुअल और रियल। फिक्शनल मतलब काल्पनिक, आप उसमें कहानी के फॉर्मेट में भी आप अपने आप को उसमें डाल सकते हैं कि किसी कहानी के हिसाब से आप उसमें चल रहे हो। वर्चुअल एग्जिस्ट ना करता हो आप उसमें, जैसे कि सो सॉरी आता है आज तक पे, तो दैट इज़ अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल पर्सन, तो वो भी आप उसमें उस तरीके का भी आइडिएशन हो सकता है। और रियल का मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंट्री होती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती हैं, दोज आर बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, तो उन रियल पिक्चर्स को भी आप यूज़ करके आप एड्स बना सकते हो, तो उस तरीके के भी आइडियाज़ आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन नीड एंड डिज़ायर, आपकी ज़रूरत, ठीक है, आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी चाहत क्या है, इसके बेस पे भी आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो सुबह का टूथपेस्ट होता है, नॉर्मल टूथपेस्ट, उससे भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आप सेंसोडाइन यूज़ करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो आपके दांत में प्रॉब्लम है, दैट इज़ योर डिज़ायर। या कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप सेंसोडाइन यूज़ करना चाहते हो, वो इसलिए ताकि वो एक स्टेटस सिंबल बन सके, बल्कि आपका काम एक नॉर्मल टूथपेस्ट से भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ नीड और डिज़ायर, इसको आप समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी चाहत क्या है। मोस्टली जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं वो आपकी ज़रूरत पे भी हिट करते हैं और आपकी चाहत पे भी हिट करते हैं। चाहत पे इसलिए हिट करते हैं ताकि आप ज़रूरत से एक स्टेप ऊपर जाएं, तो वो आपकी चाहत बनेगी और आप उसके लिए स्पेंड करेंगे, इसीलिए एड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, बाद में जो लास्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है कि जो प्रोडक्ट आप उठा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ऐड बनाना है, उसका यूएसपी क्या है और उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। यूएसपी का मतलब हो गया यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हो सकता है उसी से कुछ आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। दीज आर दी ओरिजिनेटर ऑफ आइडियाज़, ओरिजिनेटर ऑफ कंसेप्ट्स, यहीं से आपके कंसेप्ट जो हैं वो निकल के आते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं थीम एंड स्टोरी लाइन पे। थीम एंड स्टोरी लाइन वो होता है कि जो आप ध्यान में रखते हो अपने कंसेप्ट को उस सांचे में ढालने के लिए। ठीक है, किस फॉर्मेट में आप उसको लेके आओगे। टीवी प्रोडक्शन में जब आप फिल्म प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम कोई फिल्म बनाते हैं और जब फिल्म के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं स्पेसिफिकली, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारी फिल्म की थीम क्या होगी। बहुत सारे फिल्म मेकर्स कन्फ्यूज़ करते हैं प्लॉट और थीम को ध्यान में रखते हुए। स्टोरी लाइन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। स्टोरी लाइन मतलब कहाँ से कोई चीज़ शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक कहानी जा रही है, वो एक स्टोरी लाइन के फॉर्मेट में निकल के आता है। मतलब फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स एंड वेयर इट विल इट एंड एट अ वेरी गुड नोट और अ बैड नोट, और कहाँ पे हम बीच में कन्फ्लिक्ट्स लाएंगे, बीच में जो हमारा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जिसको हम प्रोटोगनिस्ट बोलते हैं, जिसको आम भाषा में आप हीरो बोलते हैं, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो कन्फ्लिक्ट से कैसे फाइट करेगा। तो मैं धीमे धीमे फिल्म के कहीं उसमें लेक्चर में ना चला जाऊँ, इसलिए आई एम कमिंग बैक टू एडवर्टाइजिंग नाउ। तो ये कुछ थीम है जो इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे कि क्वेस्ट, एडवेंचर, परस्यूट, रेस्क्यू, एस्केप, रिवेंज, द रिडल, राइवलरी, अंडरडॉग, टेम्पटेशन, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, मैचुरेशन, लव, फॉरबिडन लव, सैक्रिफाइस, डिस्कवरी, रेस्ट, एक्सेस, एक्सेशन एंड डिसेशन। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बहुत डिटेल्ड नहीं बात करने वाला हूँ, मैं कुछ आपको इनमें से कुछ एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्वेस्ट है, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आप निकले हैं। ठीक है, जैसे डर के आगे जीत है। ठीक है, ड्यू का जो पंच लाइन है, डर के आगे जीत है, दैट इज़ एन एडवेंचरस पंच लाइन। ठीक है, परस्यूट, किसी चीज़ को आप ढूंढने निकले, बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे, मतलब किसी चीज़ को आप ढूंढने निकल रहे हैं। जैसे आपने वोडाफोन का जो पपी था वो भी था, यू एंड आई, वो घूम रहा है, विचर रहा है। तो इस तरीके का जो परस्यूट होता है। रेस्क्यू, किसी चीज़ से बचना। एस्केप भी उसी का फॉर्मेट है, किसी चीज़ से एस्केप करना, किसी चीज़ से बच के निकलना। तो ये भी होता है। अभी आजकल किया मोटर्स का एक ऐड आ रहा है जहाँ पे एक बच्चा गाड़ी पे स्क्रैच लगाने हुए जाता है, तभी किया एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो उस तरीके का भी आता है। एड्स जो आते हैं वो टेम्पटेशन में आते हैं कि मेरी गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है। मेटामॉर्फोसिस, जो चेंज ओवर होता है किसी पुरानी चीज़ से किसी नई चीज़ के ऊपर। जैसे पुरानी बाइक आदमी यूज़ कर रहा है तो वो देखता है किसी और को यूज़ करते हुए नई बाइक, तो उसमें देखता है ये इतने की है,
जैसे, तो उसमें वो स्विच हो जाता है। तो आप इन थीम्स को नोट डाउन करिए, इन थीम्स को आप अलग अलग से स्ट्रगल आउट कर सकते हैं, इनको आप गूगल भी कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होगी आपको। आप इनको लीजिए, इनको आप गूगल भी करिए अगर आपको किसी अच्छी बुक में मिल जाते हैं। हालांकि ये सारी थीम्स आपको किसी अच्छी फिल्म की बुक पे मिल जाएंगे, जहाँ पे फिल्म के बारे में आप स्क्रिप्ट की बात करते हैं वहाँ पे ये सारी थीम्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली ऐड स्पेशली इन इंडियन कंटेक्स्ट में यूज़ होती हैं इतनी सारी थीम्स। ठीक है, मैं इन थीम्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं अब इसमें आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रीटमेंट का मतलब ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। द वे यू प्रेजेंट योर कंसेप्ट एनकैप्सुलेटेड विद योर स्टोरी टू द व्यूअर्स। ठीक है, अपने कंसेप्ट को आप कैसे स्टोरी के साथ कैप्सूल करते हैं, उसको एमलगेमेट करते हैं, जोड़ते हैं ताकि वो व्यूअर्स के तक पहुँचे। इट ऑल्सो रिफर्स एज द हाउ द विजुअली ट्रीट as you visually treat your audiences with the thematic combination of visuals enriched with dialogues, music effects, backdrop characters carrying suitable message for effective communication। ठीक है, आप अपनी आइडिया को, आप अपनी स्टोरी को कैसे विजुअली ट्रीट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स, विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, बैकड्रॉप का मतलब हो गया जो लोकेशन, जो जैसे बैकग्राउंड आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कैरेक्टर्स, कैसे कैरेक्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपस में मैसेज इनका बहुत तगड़ा होना ज़रूरी होता है। दे ऑल शुड कैरी मैसेज। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो इनमें से, चाहे आप इनको कैसे भी ड्रॉ करें, कैसे भी इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, बट every element which you are using in the ad should carry the message, तभी वो एक थीमेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, उस थीम के साथ मिलता जुलता आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी आप उस पर जो है एक अच्छी तरीके से उसको विजुअली ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, कन्वेंशनली जो होते हैं वो ट्रीटमेंट 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोटोगोनिस्टिक, एक होता है एंटागोनिस्टिक, एक होता है न्यूट्रल। प्रोटोगोनिस्टिक मतलब होता है एक कोई अच्छी बात की तरफ से बात करना, मतलब आप अच्छी बात से प्रेरित होकर आप व्यूअर्स को बता रहे हो। ठीक है, एंटागोनिस्टिक का मतलब हो गया आप कुछ गलत बता रहे हो, ठीक है, या गलत का साथ दे रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है आप बैड के फेवर में बात करते हो, आप गुड के फेवर में बात नहीं करते हो। जब आप बैड के फेवर में बात करते हो तो वो एंटागोनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, एंटागोनिस्टिक ट्रीटमेंट हो जाता है। और आप जब गुड के फेवर में बात करते हो तो वो प्रोटोगोनिस्टिक फेवर हो जाता है। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है, जिसका एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करता है, वो न्यूट्रल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब आप जब एड्स देखेंगे आज के बाद, जब आप मेरे लेक्चर के बाद जब आप एड्स देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, अच्छा ये प्रोटोगोनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा ये एंटागोनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा ये न्यूट्रल ट्रीटमेंट इसमें कर रखा है। लेकिन वो तभी आपको दिखेगा जब आप माइन्यूटली उस एड को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल ओवरव्यू। टेक्निकल ओवरव्यू में जैसे कि हम बात करते हैं, टेलीविज़न प्रोडक्शन में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि शूटिंग से लेके एडिटिंग तक, बहुत सारे पैकेजिंग तक, बहुत सारे एलिमेंट्स बीच में होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के बारे में मैंने जैसे लिखा हुआ है, उनको आप क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया है और कैसी आउटपुट आई है। उसी हिसाब से आप किसी ऐड की वैधता, उसकी वैलिडिटी और उसकी क्वालिटी जज कर सकते हो। ठीक है, पहला है सेट डिज़ाइन। आउटडोर ले रहे हैं कि इंडोर ले रहे हैं। आउटडोर का मतलब हुआ आप किसी बाहर ओपन लोकेशन पे शूट करने गए हुए हैं, या इंडोर किसी स्टूडियो में किसी का घर आपने लिया हुआ है, कोई छोटा मोटा एरिया है वहाँ पे आप इंडोर कर रहे हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उस ऐड की सेटिंग क्या है। सेटिंग का मतलब होता है कि किस माहौल में आप शूट कर रहे हो, एनवायरनमेंट क्या है, अर्बन है, मेट्रोपॉलिटन है, रूरल है, ये चीज़ें होती हैं, या सेमी अर्बन है, सेमी रूरल है, सेमी मेट्रोपॉलिटन है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट आप उस हिसाब से, अब जैसे क्लिनिक प्लस का ₹1 का पाउच है तो दैट इज़ मोस्टली यूज इन रूरल एरियाज़।
अभी आप अर्बन में नहीं देख पाओगे क्लिनिक प्लस का, वही लोग खरीदते हैं जिनके अफोर्डेबिलिटी फैक्टर कम होते हैं, तो उसको रूरल बैकग्राउंड में ले जाते हैं और कभी कभी अर्बन सेटिंग में भी उसको लेके आते हैं, ठीक है। और अब जैसे आप किया मोटर्स की बात करो, तो किया मोटर्स का जो सेटिंग होगी वो बट ऑब्वियस है कि वो मेट्रोपॉलिटन होगी, क्योंकि वो कार ही लैक्स में है, 10 लाख के ऊपर है, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी फैक्टर ही हाई क्लास है, तो उसका ऑलरेडी सेटिंग उसकी मेट्रोपॉलिटन होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट आप उसकी सेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। विजुअल ग्रामर क्या होगी? विजुअल ग्रामर का मतलब हो गया आप किस कैमरा एंगल से उसको शूट कर रहे हैं, हाई एंगल, लो एंगल, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप शॉट, आपने कौन से इक्विपमेंट लगा रखे हैं, कैसा आप पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट विजुअल ग्रामर। आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा विजुअल ग्रामर क्या होती है। म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स, कैसी म्यूज़िक ले रखी है आपने, सॉफ्ट और म्यूज़िक की भी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो उनमें आपको डिसाइड करना होगा आपकी थीम के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कैसी म्यूज़िक होगी। अगर कोई साउंड इफ़ेक्ट है तो आप कौन सा साउंड इफ़ेक्ट ले रहे हो, उसके पैच के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से जो आपने विजुअल लिया हुआ है। ग्राफिक्स आप कैसी यूज़ कर रहे हो, उसके साथ से आपने विजुअल इफ़ेक्ट्स कौन से यूज़ किए। जैसे आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जहाँ पे आपको एनिमेशन का यूज़ करना पड़ता है, तो एनिमेशंस जो है वो विजुअल इफ़ेक्ट्स में ही काउंट होते हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे एनिमेशन का यूज़ कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे एनिमेशन का यूज़ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनिमेशन का यूज़ कहीं ओवर हो रहा हो नॉर्मल स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो ये भी एक जज करने की चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एडिटिंग। उसकी एडिटिंग कैसी हुई है, बहुत ही, क्योंकि एड्स जो होते हैं वो यूजुअली 1 मिनट ड्यूरेशन के अंदर के होते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐड जो होता है वो 1 मिनट से ऊपर के निकल के जाता है, लेकिन ऐड जो होते हैं वो 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड के स्लॉट्स में होता है। तो उसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन होती है और उसमें आपको बहुत सारा दिखाना होता है ताकि आपका मैसेज जो है वो ईजिली कम्युनिकेट हो सके। तो एडिटिंग का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शूटिंग हो गई, सब कुछ यूज़ हो गया, कैरेक्टर्स ने अपना काम कर दिया, एनिमेशन ने अपना दे दिया, नाउ द एडिटर हैज़ टू डिसाइड कि उसको 40 सेकंड में लेके कैसे आए। इसीलिए यहाँ पे स्टोरी बोर्ड का काम होता है। जस्ट एट द इंसेप्शन स्टेज, जब आप ऐड को विजुअलाइज कर रहे हो, जब आपने कंसेप्ट सोचा हो, तो आपके दिमाग में शॉर्ट डिवीजन हो जानी चाहिए कि हाँ भी हम 2 सेकंड के लिए ये दिखाएंगे, फिर 3 सेकंड के लिए ये दिखाएंगे, 4 सेकंड के लिए ये दिखाएंगे, 6 सेकंड में ये होगा और लास्ट के 5 सेकंड में हम प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करेंगे। तो दिस डिवीजन शुड बी डन इन योर माइंड एट द इंसेप्शन स्टेज। वहाँ पे ही आपको दिमाग में शॉर्ट डिवीजन आपका हो जाना चाहिए। कैसे वो ऐड दिखेगा, एक पिक्चर आपको उसकी दिखनी चाहिए। धीमे धीमे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ऐड को लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होने लगेगी। बट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ये चीज़ें जो हैं आसान लगने लगेंगी, बट टिल द टाइम इट इज़ वेरी टफ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपील्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपील्स, ठीक है। फॉर अ कम्युनिकेटिव एड इट मस्ट कंटेन अ अपील विच शुड डायरेक्टली कोरिलेट विद द ऑडियंस और व्यूअर्स, ठीक है। अपील वो है जो आपको, आपके प्रोडक्ट को आपके व्यूअर के साथ जोड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो मैसेज का कैरियर होती है। मैसेज उस पर रख, एक इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एनवेलप के अंदर कुछ लेटर है, तो वो लेटर जो है वो मैसेज है और एनवेलप जो है वो अपील है। दोनों एक साथ जाएंगे। अपील को आप खोलेंगे तब आपको अंदर से आप लेटर निकालेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दीज अपील इंस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द व्यूअर्स टू टर्न हिम और हर इनटू अ कस्टमर। यही वो चीज़ है जो एक व्यूअर को, टीवी पे बैठ के जो व्यूअर ऐड को देख रहा है, अगर अपील उसको नहीं हुई या उसको इंस्टिगेट नहीं हुआ, उसके बिहेवियर पे, उसके एटीट्यूड पे, या उसको अच्छा या बुरा नहीं लगा, तो वो कस्टमर नहीं टर्न होगा। अपील इज़ द ब्रिज बिटवीन अ व्यूअर एंड अ कस्टमर। अगर अपील नहीं होगी तो व्यूअर जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो कुछ आपको अपील्स में आपको बता रहा हूँ, कुछ मेजर अपील्स हैं जो यूजुअली एडवर्टीजमेंट्स में आपको दिखती हैं। सबसे पहला है फियर, अर्ज फॉर अंडरस्टैंडिंग द सीवियरिटी ऑफ समथिंग। मतलब जैसे कि कोरोना के टाइम पे सैनिटाइज़र्स की का फियर,
मतलब अगर सैनिटाइज़र नहीं होगा तो कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा, आप इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा आप टीवी पे देख रहे होगे सैनिटाइज़र्स के, हैंड वॉश के एड्स लगातार आ रहे हैं और बहुत ही फियरिंग ऐड होते हैं, ठीक है। उसमें आपको वायरस का वो एनिमेशन भी दिखाते हैं कोरोना वायरस का, तो उससे कहीं ना कहीं एक फियर डेवलप होता है। तो नाउ आप उसको देख रहे हो, अगली बार जब आप मार्केट जाओगे तो वो सैनिटाइज़र ज़रूर लेके आओगे, ठीक है। एक तरीके का फियर डेवलप करते हैं। दूसरा, ह्यूमर, एक ह्यूमरस आप ऐड बनाते हो। जैसे अक्षय कुमार का एक वॉशिंग पाउडर का ऐड आता है कि उसमें वो डांस करते करते कपड़े धुल जाते हैं, तो वो एक ह्यूमरस टाइप का एक अपील जनरेट करता है और अक्षय कुमार की फ़ैन फॉलोइंग भी है और अक्षय कुमार कपड़े भी धो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर को कस्टमर में कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित करता है। तो ये ह्यूमर जो है, हंसी मजाक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इसमें अपील्स में आते हैं। दूसरा, सेक्स एंड सेंसुअलिटी, ठीक है। अटेंशन सीकिंग बाय मीन्स ऑफ सेंसुअल विजुअल्स, जैसे कि आप फ्रूटी का विजुअल्स देखते होगे और कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो सेंसुअलिटी को प्रोवोक करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको प्रोवोक करते हैं। जैसे लिपस्टिक के ऐड हो गए आपके, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको आप सेंसुअलिटी से प्रोवोक करते हैं, ठीक है। तो वो आपके इन सब एलिमेंट्स में आते हैं जो आपकी सेंसुअलिटी को प्रोवोक करे। वो अपील्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी आप व्यूअर को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट, ठीक। उसके बाद म्यूज़िकल, मतलब कुछ अच्छी म्यूज़िक हो, मेस्मराइजिंग म्यूज़िक हो, सूदिंग म्यूज़िक हो, या बैकग्राउंड स्कोर जो होता है BGS जिसको हम बोलते हैं, BGS, अच्छे स्कोर्स हों, वहाँ पे भी म्यूज़िक की अपील होती है। डांस के जो कुछ एड्स होते हैं उसमें आप डांस नंबर्स भी डालते हैं, तो वो भी अपील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसको म्यूज़िक लवर होता है उसको अपील अच्छी लग जाती है। जैसे कि वोडाफोन का जो पपी वाला ऐड है, पग वाला जो ऐड है, उसमें कितनी अच्छी म्यूज़िक है, ठीक है। बहुत लोगों ने उसकी कॉलर ट्यून तक बनाई थी। तो ये अपील करता है कि उस म्यूज़िक की वजह से भी आपका अटेंशन सीकिंग हो सकती है और व्यूअर जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर। रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कितना इन्फॉर्मेटिव ऐड है। बहुत सारे ऐड्स जो होते हैं वो इन सब अपील्स पे काम नहीं करते, वो सीधे रेशनल होते हैं। वो सीधे बात करते हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसमें आपको, ऐड के अंदर कितनी लॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, कितनी रीजनिंग होती हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। रीज़न होता है कि वाई शुड यू यूज इस, क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोडक्ट की आपकी लाइफ में, आप इसे क्यों यूज़ करें, वो इसमें बताते हैं। वो रैशनैलिटी होती है। बहुत सारे एड्स ऐसे आते हैं। इमोशनल अपील, हैवली यूज्ड इन इंडियन एड इंडस्ट्री। इमोशनल, चाहे आप अमेज़ॉन का ऐड देख लो, चाहे आप कोरियर सर्विस का ऐड देख लो, चाहे आप एयरटेल का ऐड देख लो, और बहुत सारे एड्स ऐसे आते हैं जो सीधे इमोशनल अपील पे अटैक करते हैं, ठीक है। वो क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के सीधे बिहेवियर से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप उसके इमोशंस पे अटैक करेंगे, उसके इमोशंस को थोड़ा सा झंझोड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं म्यूचुअली उस प्रोडक्ट के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। तो इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि किस तरीके से आप उसमें इमोशनल अपील जनरेट करें और वो कनेक्ट हो सके। इमोशंस होता है प्यार का, मोहब्बत का, डर का, ट्रेजिडी का, सटायर का, बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का, लव का, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है, जैसे आप देखते होगे एंड ऑफ द सीज़न सेल चल रही है फ्लिपकार्ट की, ठीक है। एक ही दिन में वो सेल खुलेगी और एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे भी व्यूअर जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब बहुत सारे एड्स ऐसे आते हैं, अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सोचो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दीज आर दी अपील्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन एडवर्टीजमेंट टू बी मेड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन, ठीक है। ये अपील्स प्रिंट में भी काम हो सकती है, लेकिन प्रिंट में चूंकि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है दैट कैनॉट मूव, और टीवी में जो होते हैं वो विजुअल्स होते हैं, वो एक के बाद दूसरे विजुअल्स आने होते हैं। तो उन विजुअल्स को कैसे आप मॉड्यूलेट करते हैं। देखिए, प्रिंट का एडवर्टीजमेंट तो यू कैन सी इट रेपिटेटिवली, आप उसको बार बार देख सकते हैं, लेकिन टीवी पे जो ऐड आ रहा है उसको आप बार बार नहीं देख सकते हैं। वो एक बार आएगा, 40 सेकंड में बीत के चला जाएगा, फिर हो सकता है अगले ब्रेक में वो ऐड आए, लेकिन उसको अपना काम उस 40 सेकंड में ही करना है, ठीक है। तो इसलिए ये अपील्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ ग्लिम्स देखेंगे। हमने कुछ 5 पॉपुलर डिटर्जेंट के वॉशिंग पाउडर के ऐड लिए हैं
और उनको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे एक के बाद एक, और पहले उनको मैं आपको दिखाऊंगा इस पे, फिर उस पे हम चर्चा करेंगे। ओके, तो जो हमारे एड्स हैं वो ये हैं। हमने घड़ी डिटर्जेंट का ऐड ले रखा है, टाइड वॉशिंग पाउडर है उसका ऐड ले रखा है, और ये निरमा एडवांस है इसका भी ऐड ले रखा है, सर्फ एक्सेल है इसका भी ऐड ले रखा है, व्हील 2 in 1 है इसका ऐड ले रखा है। अब आप इनको देखेंगे तो आपको इसमें अलग अलग तरीके के कंसेप्ट दिखाई देंगे, थीम जो है और स्टोरी लाइन वो भी आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको इसका जो एक ट्रीटमेंट है, कैसे उसने विजुअली ट्रीट किया है, कैसी अपील उसने ली है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। तो चलिए अब मैं पहले ऐड की तरफ बढ़ता हूँ, वो है आपका घड़ी डिटर्जेंट का। ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गया देखने से पहले, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पॉज किया। आप इन एड्स को देखते समय पेन और पेपर ज़रूर ले लें, और जो भी आपको इसमें पूछने वाला पॉइंट मिले या आपको कोई भी चीज़ उसमें ऐसी मिले जो आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव है, डिफरेंशिएटिव पॉइंट मिले जिस पॉइंट को आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकें अपार्ट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। जो मैंने 5 पॉइंट आपको शुरुआत में दिए थे, उसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट मिले तो आप उसको पेन डाउन ज़रूर कीजिएगा, और मुझे उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे मिल जाएगा कि वो पॉइंट्स पे आप बात करना चाहते हैं। तो चलिए हम पहले इस ऐड को देखते हैं। अबे बजाएगा के बजेगा? अबे कहाँ से ले आया बे तू इसको? हाँ? अरे भैया तुमको बहुत मजा आ रहा है बे। मजा आ नहीं रहा है, आ रही है। हाँ? अरे बाप रे बाप, लगा है ना भैया? हाँ? बुरा न मानो होली है। हो, आपके तो कपड़े मैले हो गए, सॉरी। ये मैल तो धुल जाएगा, पर आपके मन का मैल वो कैसे धुलेगा? अरे बुरा लगा? बुरा ना मानो होली है। जबरदस्ती को मस्ती का नाम मत दीजिए, होली की आड़ में मनमानी मत कीजिए। इस होली सारे मैल धो डालो, घड़ी डिटर्जेंट की एक पहल। तो जैसा कि आपने इस ऐड में देखा, इस ऐड में जो देखिए सबसे पहली चीज़ जो एक सेटिंग है, अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है वो एक सेमी अर्बन एरिया का सेटिंग इन्होंने लिया हुआ है। होली का बैकग्राउंड डाला हुआ है कि होली का फेस्टिवल चल रहा है और कुछ लड़के हैं, और जैसा कि प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि ऐसे एरियाज़ में जो आजकल बहुत सारी छेड़छाड़ की, ईव टीजिंग की जो रिपोर्ट्स आती हैं, इन्होंने वहाँ से कंसेप्ट उठाया। मैंने कहा ना सर्कमस्टेंशियल एंड सिचुएशनल, वहाँ से इन्होंने कंसेप्ट उठाया और उसको वॉशिंग पाउडर से कैसे रिलेट किया। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि मेरा तो ये जो कपड़ों का रंग का जो मैल है वो तो धुल जाएगा, लेकिन आपका मन का मैल जो है वो कैसे धुलेगा। तो हेयर इज़ दी पंच लाइन, ठीक है। सारे मैल धो डालो, घड़ी डिटर्जेंट की एक पहल। यहाँ पे इन्होंने एक सोशल वैल्यू पे बहुत तगड़ा हिट किया हुआ है। वो सोशल वैल्यू जो है वो हिट करेगी, और स्पेशली जो व्यूअर है ये कहीं ना कहीं अटेंटिव होगा कि घड़ी डिटर्जेंट ने इसके अगेंस्ट ईव टीजिंग के जो विरुद्ध में जो काम कर रही है घड़ी डिटर्जेंट, उसको एप्रिशिएट करेगा। ये एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं टर्न अप कर सकता है व्यूअर को कस्टमर में कन्वर्ट होने के लिए। हालांकि ये है ऐड ही, ठीक है। घड़ी इज़ नॉट एन न्यू ब्रांड, घड़ी इज़ ए वेरी ओल्ड ब्रांड, बहुत पुराना ब्रांड है वो। तो कहीं ना कहीं ये प्रोवोक कर रहा है कस्टमर्स को, व्यूअर्स को स्पेशली, कि वो घड़ी को जाने कि घड़ी ऐसा काम कर रहा है, घड़ी हमारे सोशल वैल्यूज़ के बारे में सोचता है, ठीक है। और ऐसे संगीन मुद्दे को उठा रहा है जो इस समय बहुत ही चलन में है, ठीक है। बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे आते हैं और यूजुअली हर शहर में ऐसा होता है। तो उन्होंने वही सब्जेक्ट को उठाया, और ये भी उठाया कि आप ये भी देखिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी इन्होंने थोड़ा बहुत लिंक किया है,
ठीक है। शी इज़ अ डेयरिंग गर्ल, वो वहाँ पे रुकती है, वो लड़का उसको रंग लगाता है और फिर उसको वो जवाब भी देती है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेवोल्यूशन को भी इंस्टिगेट करता है। तो ये ऐसे एड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं आजकल हमारी सोसाइटी के लिए, कि हमारे रियल इश्यूज़ को ले करके आएँ और रियल इश्यूज़ के बारे में बात करें, और उससे कहीं और एडवर्टाइज़र्स जो है, जो क्रिएटिव लोग एक एड एजेंसी के अंदर हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो ऐसे इश्यूज़ को प्रोडक्ट के साथ लिंकअप करते हैं। ठीक है। और इन्होंने हैशटैग दिया हुआ है सारे मैल धो डालो। ठीक है। ट्रेंड कराएंगे, ट्रेंडिंग करेंगे, लोग इसको देखेंगे, इसको सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करेंगे, तो दे विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, टू प्रमोट दिस एड। ठीक है। और जो इन्होंने मुहिम चलाई है, जो एक नया इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट लिया हुआ है, उसको भी ये लोग आगे प्रोवोक करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले ऐड की तरफ। अगला ऐड हमारा टाइड का है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस ऐड में ह्यूमरस एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। मम्मी ने यूनिफॉर्म सबसे ज्यादा वाइट किया, बोलो किससे? ट्यूबलाइट से, स्नो वाइट से, दूध दही और मट्ठे से, आइसक्रीम से, क्रिकेट टीम से, और इससे चौंक गए मम्मी। नया टाइटस एक्स्ट्रा पावर दूसरे पाउडर से ज्यादा मैल निकाले और दे बेहतर सफेदी। एक्स्ट्रा पावर टाइट तो एक्स्ट्रा पावर वाइट। देखिए, जो इन्होंने म्यूज़िक लिया, जो इन्होंने सॉन्ग लिया, वो अपने आप में ही ह्यूमरस था। ठीक है। थीम ये कहती है कि उसकी मम्मी कपड़े धोती हैं और उसकी मम्मी उसके सफ़ेद कपड़ों को अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करती हैं। ट्यूबलाइट से, आइसक्रीम से, टेडी बियर से, बहुत सारी चीज़ों से, दूध वालों से, दूध से, इंक्लूडिंग क्रिकेट की टीम जो खेल रही है वहाँ पे उनसे भी कंपेयर किया, सबसे कंपेयर कर रही है। लेकिन लास्ट में एक माँ और एक बच्चा निकल के आता जिनका वाइट शेड उसके वाइट शेड से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड ऊपर है। तो टाइड ने अपना पुराना विजुअल ग्राफिक्स जो है वो चलाया कि एक वॉश, एक पुश, एक वाइप चलाते हैं वहाँ पे, और वो जो है टाइड से वाइट हो जाता है। तो इट्स अ विजुअल ग्राफिक्स, अगेन इट्स अ स्पेशल इफेक्ट, जो कि मैंने कहा था कि आप कौन से इसमें टेक्निकल ओवरव्यू में देखेंगे। तो उस टेक्निकल ओवरव्यू को ध्यान में रखते हुए विजुअल ग्राफिक्स को इन्होंने, बहुत पुराना इनका टाइड का है ये ऐसा इसको बनाना, इसको लिया और कंपेयर किया। और देखिए अपील भी है कि टाइड जो है वो आपके बताए हुए सफ़ेद कलर से जो आप धुल के लाए हो बाकी साबुन से या बाकी वॉशिंग पाउडर से जो आपने धुला है, हमारा जो टाइड का जो वॉशिंग पाउडर है वो उससे भी स्ट्रॉन्ग है और उससे ज़्यादा आपको वाइट देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन आपको दिखता है। ठीक है। तो ये भी एक ऐड अपने आप में ह्यूमरस की कैटेगरी में आएगा और यूएसपी भी बता रहा है अपना, टाइड खुद ब खुद इस्टेब्लिश भी कर रहा है, कैरेक्टर्स का भी इस्टेब्लिशमेंट अच्छा है। आप देखेंगे इन्होंने कम शॉट में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करी है। तो मैं ये मानूंगा कि ये ऐड एप्रोप्रिएट है। ठीक है। एक नॉर्मल ऐड की कैटेगरी में आएगा पर अच्छा ऐड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप इसको भी एनालाइज करिए, अगर आपको लगे कि कोई इसमें पॉइंट ऐसा है जो यूनिक है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और उस पर उसको एनालाइज कीजिए। अगला ऐड है, ये है निरमा एडवांस का। रिया तुम यहीं रुकना, मैं जरा वहाँ पर। रिया, मेरी पेंटिंग। इट्स ओके बेटा, हम दूसरी बना लेंगे। पर कैनवस। हिलना मत। कैनवस। अब दाग के डर से खुद को मत रोको, क्योंकि नए निरमा एडवांस के माइक्रो बस्टर्स नए जमाने के जिद्दी दाग निकाले बड़ी आसानी से। जिद्दी दागों के लिए निरमा एडवांस। अच्छा, तो ये जैकेट कितने की? तो ये भी ऐड आपने देखा। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इस ऐड में लग रहा है वो ये है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का। ऋतिक रोशन साहब ने इस ऐड को, इस प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है और इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और जो ऋतिक रोशन की यूएसपी है दैट इज़ डांस। एड एजेंसी वालों ने, क्रिएटिव थिंक टैंक्स ने ऋतिक रोशन की इस यूएसपी को यूज़ किया है इस निरमा के ऐड में।
और एक स्टोरी फॉर्मुलेट करी है। स्टोरी फॉर्मुलेट करी है कि एक गैलरी में एक माँ और एक उसकी डॉटर जा रही है। अचानक वो उसकी डॉटर स्लिप कर जाती है और उसकी पेंटिंग टूट जाती है, प्लस एक जो ट्यूब है कलर का वो उसमें से ऊज आउट होकर के ऋतिक रोशन के सफ़ेद कोट के ऊपर जाके गिरता है। माइंडेड वो पूरा 1 to all वाइट पहने हुए है, ठीक है, उसके ऊपर गिरता है। नाउ शी इज़ क्राइंग कि मेरी पेंटिंग टूट गई। मम्मा कहती है कि मैं पेंटिंग फिर से बना लेना, कैनवस टूट गया है। तो ऋतिक रोशन कम्स इनटू द सीन एंड होल्ड्स द ब्रश और वो रोटेट हो जाता है। वो कहता है कैनवस। फिर उसके बाद डांस सीक्वेंस शुरू होती है। वो लड़की उसकी कोट को पेंट करती रहती है और एक पेंटिंग तैयार हो जाती है। विजुअल इफेक्ट्स का यूज़ किया वो, जहाँ पे वो स्प्रे फेंकती है तो वो दैट इज़ ग्राफिक्स एनिमेशन का यूज़ करके उसके ऊपर लेके आए हैं और फिर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। और लास्ट सीक्वेंस में ये दिखा रहे हैं कि आप किसी बच्चे के इमोशंस को ना तोड़ें। अगर उसका कुछ लॉस हुआ है तो उसको कम करने की कोशिश करें, उसको खुश रखने की कोशिश करें। इमोशनल अपील फिर यहाँ पे आती है कि किसी बच्चे को डीमोरलाइज ना होने दें। उसकी पेंटिंग टूट गई है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट भी दिखाता है, एक बॉन्डिंग भी इसमें आपको शो होती है। तो ये चीज़ें आपको इस एडवर्टीज़मेंट में मिलेगी। और चूँकि डांस का सीक्वेंस इसमें डाला हुआ है तो ऑब्वियस है कि डांस के लवर्स इसको देखेंगे। जो म्यूज़िक डाली है वो भी बहुत ही अपीलिंग है, कैची म्यूज़िक डाली हुई है। ठीक, ऋतिक रोशन का डांस ही पूरे ऐड में आपको उसका यूएसपी दिखा रहा है। लास्ट की सीक्वेंस में 10 सेकंड में जहाँ पे एनिमेशन की मदद से निरमा एडवांस का जो फीचर है वो दिखा रहे हैं कि वो दाग को अच्छी तरीके से ख़त्म कर देता है, चाहे आप कलर्स के ही दाग क्यों ना लगाएं। तो इस तरीके के भी एड्स हैं। और चूँकि मैंने 5 वॉशिंग पाउडर के लिए हैं तो ये अलग अलग थीम के आपको वॉशिंग पाउडर के ऐड आपको मैं दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर से अगर आपको इसमें कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है तो ज़रूर लिखिएगा, इसमें आपको कमेंट सेक्शन में पॉइंट ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है। और इसको क्रिटिकली एनालाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बार बार इस एडवर्टीज़मेंट्स को देखिएगा। ये एडवर्टीज़मेंट आपको सब यूट्यूब पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सर्फ एक्सेल का ऐड। अरे फेंक के दिखाना। बस घर से निकलो खेलो, अरे खेलो देखो, यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग। अब तो मार लो ना। सब खत्म। बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। आपने देखा इस ऐड को, बहुत ही इमोशनली ड्रिवन, एनकैप्सुलेटेड विद सो मैनी थीम्स, सो मैनी आइडियाज़। और जो सेटिंग है दैट इज़ हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर ऑफ दिस ऐड, जिसने ये ऐड डिज़ाइन किया, कंसेप्चुलाइज किया और इसको शूट भी किया। जिसने जो इसका डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो भी होगा इसका, बहुत ही अच्छा है जिसने इसको शूट किया। नॉर्मल एंगल्स, नॉर्मल सेट और जो सेटिंग है इसकी वो एक अर्बन है, एक सोसाइटी टाइप की दिख रही है मुझे इसमें, जिसमें बच्चे होली खेलने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसी दिन, आज के दिन ही शायद रमज़ान भी पड़ रही है और उसमें नमाज भी एक बच्चों को पढ़ने जाना है। तो कैसे दोस्ती दिखा रहे हैं बच्चों में, एक बॉन्डिंग होती है विदाउट द बायसनेस ऑफ रिलीजन, वो कैसे इसमें साफ साफ दिख रही है। अब अपील्स देखिए इस एडवर्टीज़मेंट में कि कैसे बच्चे आपस में रंग खेल रहे हैं। एक लड़की निकलती है, रंग उसके ऊपर वो लोग बलून्स के फॉर्मेट में डालते हैं, रंग भर के डालते हैं। तो वो सबसे पहले उसके रंग जो है वो ख़त्म करवा देती है, फिर अपने मुस्लिम फ्रेंड को बोलती है कि अब आजा, अब किसी के पास कुछ नहीं बचा। और आपने एक मौका देखा होगा, वो एक लड़का फेंकने से जा रहा होता, तभी उसको एक फ्रेंड रोक देता है उसको कि नहीं, देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट गोइंग ऑन। वो लड़की कुछ कर रही है और रंग नहीं डालना है उस मुस्लिम फ्रेंड के ऊपर। तो बहुत सारी देखिए आप एमलगमेशन है, ठीक है।
रंग लाए संग, इट्स अ राइमिंग वर्ड, हैशटैग रंग लाए संग। और ये घड़ी की तरह इन्होंने भी एक मुहिम बनाई है टुगेदरनेस की, यूनिटी की, एकजुटता की, एकता की एक इन्होंने थीम बनाई है, उस पर ये इन्होंने ऐड बनाया है। और बच्चों के लेकर के इन्होंने ऐड बनाया है ताकि जो यूनिटी की हो, यूनिटी की जो एक बॉन्डिंग, यूनिटी के साथ जो बॉन्डिंग बनती है वो बच्चों में बहुत अच्छी बनती है, दोस्ती बच्चों में बहुत अच्छी होती है, तो वो वहाँ से इन्होंने शुरुआत करी है। ठीक है, तो इस तरीके के एड्स, थोड़ा लंबा ज़रूर है एडवर्टीज़मेंट, लेकिन इट इज़ कैरिंग सो मच ऑफ मैसेज। और साथ में सर्फ एक्सेल प्रमोट भी हो रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक घड़ी, उसने भी एक सोशल वैल्यू उठाई थी, इन्होंने भी एक सोशल वैल्यू उठाई है, इन्होंने इमोशनल वैल्यू भी साथ में एमलगमेट करी है। कलर्स, फेस्टिविटीज़ भी इन्होंने इसमें एमलगमेट करी है। कलर की एस्थेटिक बहुत ही, अगर टेक्निकल ओवरव्यू देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। मैंने इसलिए रोक के कहा कि एक थीम है जो पूरा कलर के साथ खेल रही है। कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वो आपकी आंखों में कैच करेगा, और कहीं ना कहीं कलर का जो रिलेशन है आपके सर्फ एक्सेल से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्फ एक्सेल अगर आप करेंगे तो होली का जो रंग है वो भी निकल जाएगा। ये भी मैसेज इसमें से निकल के आ रहा है। तो सो मेनी मैसेजेस आर बीइंग कैरिड बाय अ सिंगल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी ऐड है, मैं इसको अच्छी कैटेगरी के ऐड में रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐड इज़ ऑफ व्हील। ठीक है, आप लोग ग्लिम्स देख चुके हैं इसका, और मैं इस ऐड को अब स्टार्ट कर रहा हूँ। जब कपड़े फ्रेश तब सोच भी। मेहनत ज्यादा, मैल और बदबू भी, लेकिन तनख्वाह उतनी ही। इतनी महंगाई में आदमी अकेले घर कैसे चलाए? अकेले? जब कपड़े फ्रेश तब सोच भी। दोनों हाथों से आसान होगा ना? अरे वैसे ही दोनों कमाएंगे तो घर चलाना भी आसान होगा ना। मैं काम शुरू करूं यूनिफॉर्म सिलाई का, साथ कमाएंगे साथ घर चलाएंगे। व्हील 2 in 1, कपड़े फ्रेश सोच भी। अगेन आज की तारीख में हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं और दोनों ही मिलके घर चलाते हैं, तो ये ऐड कहीं ना कहीं जो एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में बात करता है। मैंने कहा था ना, फॉर और अगेंस्ट, ये विमेन एम्पावरमेंट के पक्ष में बोल रहा है, लेकिन ये जो स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी है, पुरानी सोच जो है, उसके अगेंस्ट में बोल रहा है। कि पहले जो पुरानी सोसाइटी ये कहती थी कि भाई घर में एक ही जो है वो मेल मेंबर ही अर्निंग होगा, लेकिन अब चूँकि ज़माना बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, लिबरलाइजेशन का दौर चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर मैं यूँ कहूँ कि महंगाई भी बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2 मेंबर्स आपस में अर्न करते हैं तो घर अच्छी तरीके से चलता है, एक ऐसा नोशन है सोसाइटी में। तो उन्हीं सब नोशंस को ध्यान में रखते हुए ये ऐड कंसेप्चुलाइज किया गया है कि अगर दोनों लोग काम करें तो खर्चा अच्छी तरीके से चलेगा। तो इसीलिए आप देखें इसमें कपड़े फ्रेश, सोच भी। तो सोच भी फ्रेश है, मतलब द न्यूली डेवलप्ड थॉट प्रोसेस। ठीक है, आप जैसा सोचते हैं, ठीक है, उसमें आपकी फ्रेशनेस होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, और वैसी ही ताजगी आपको व्हील में भी मिल रही है। ठीक है, कहानी के फॉर्मेट में पूरा ऐड बना हुआ है। टेक्निकल इज़ आई थिंक सेमी अर्बन, एक फैक्ट्री में वो आदमी काम करता है, कपड़े उसके गंदे दिख रहे हैं, कमाई दिखाता है एक नोट, तो कमाई कम है, तो उसको कन्विंस करने के लिए जो उसकी वाइफ है वो एक हाथ से कपड़े धो रही है, तो वो फिर खुद बोलता है कि दोनों हाथ से करोगे तो अच्छा होगा। फिर वहाँ पे दोनों की बात कोरिलेट होती है, अच्छा ये इसलिए कह रही थी कि एक ही कपड़े को दोनों हाथ निचोड़ रहे हैं तो कपड़ा एक बार में निचुड़ जा रहा है, वो एक बार में पूरा उसका काम हो रहा है। तो दोनों हाथ अगर करेंगे, दोनों लोग अगर करेंगे तो काम अच्छा होगा। तो इसलिए वो पूछती है कि मैं काम शुरू करूँ सिलाई, यूनिफॉर्म सिलाई का। तो इस तरीके से देखा होगा आपने, जो नॉर्मल सेटिंग है इंडियन कंटेक्स्ट में, इन्होंने वो चीज़ें उठाई हैं और वही चीज़ें इन्होंने ऐड में डाली हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा व्हील 2 in 1। ठीक है, जो इनका 2 का नंबर है वो लगातार इस ऐड में चल रहा है, दुगनी सोच। ठीक है,
पुरानी सोच को हटाना है, नई सोच को अपनाना है। 2 in 1 है, 2 लोग आपस में काम करेंगे तो खर्चा अच्छा चलेगा। 2 in 1 है, इसमें खुशबू भी है और काम भी करता है, कपड़े भी धोता है। तो ये 2 का नंबर है, 2 का आंकड़ा है, ये पूरे ऐड में सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, आई विल गिव एवरेज पॉइंट्स टू दिस ऐड। ठीक है, लेकिन अच्छी कैटेगरी में है क्योंकि मैंने ये फ़िल्टर करके ही ऐड आपको दिखाई है 5, ताकि आपको आइडिया लगे कि एड्स के पीछे कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। देखिए, क्विक एड्स जो होते हैं वो आपको इतने समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये थोड़े से डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट्स हैं तो ये आपको दिखेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं टीवी एडवर्टीजमेंट्स के स्टैंडर्ड पे। ठीक है, आप कैसे उसको शूट करें, कैसे उसको एडिट करें, कहाँ पे ग्राफिक की ज़रूरत होती है, कहाँ पे किस अपील की ज़रूरत होती है, कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन एड्स में आपको दिखेंगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इन एड्स को आप लोग ध्यान में रखें। अगर आपको दोबारा देखने हो तो इन एड्स को आप यूट्यूब पे दोबारा जाके देख सकते हैं और बार बार देखिए, इनके जैसे और भी एड्स देखिए, और जो आपका प्रोडक्ट्स आपने इमेजिन किया हुआ है, जो आपका प्रोडक्ट, उसके जो मिलते जुलते जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको ज़रूर आप यूट्यूब पे देखिए, आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हम अब इस स्लाइड में आगे चलते हैं। ये वो एक ग्राफ मैंने आपको बहुत ही क्विकली बताने के लिए बताया है यहाँ पे कि आप इसका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो कैसा दिखता है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में जो एक आपने सुना होगा, अगर आप एडवर्टाइजिंग की थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो इसमें एक आइडा मॉडल होता है, दैट इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ठीक है, सबसे पहले अटेंशन होगा, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा आपके व्यूअर का। ठीक है, उसका फिर डिज़ायर जनरेट होगा और उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए वो एक्शन करेगा। एक्शन करने के बाद वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, तो ये पूरा आइडा मॉडल है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग इनपुट्स लिखे हुए हैं। इसमें आपका कंटेंट होता है, मैसेज में क्या कंटेंट होगा, कैसा कंटेंट होगा, मीडिया प्लान कैसा होगा, कहाँ पे आप कब अपना एडवर्टीजमेंट जो है प्लान कर रहे हो, पहले प्रिंट आएगा कि पहले टीवी आएगा या पहले वेब पे आएगा, तो पूरी प्लानिंग होती है। कितना रेपिटेशन होगा उसका, ये पहले से ही आपको पूरी प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट या आप किसी प्रोडक्ट का नॉर्मल ऐड भी कर रहे हो तो ऐड एजेंसी के थ्रू अगर आप जाएंगे तो दे विल प्लान एंड गिव यू एवरीथिंग। आप उसको पूरी तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे वो आएगा, कितनी देर के लिए आएगा, किस चैनल पे आएगा, चैनल पे किस प्रोग्राम पे आएगा, जहाँ पे उसकी टीआरपी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से उसके रेट्स भी ऊपर नीचे होते हैं। तो दिस ऑल प्लानिंग, दिस ऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड बी डन इन दी स्टार्टिंग स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद उसमें कौन कौन से फिल्टर्स लग रहे हैं कि मोटिवेशन है, एबिलिटी है, इन्वॉल्वमेंट है, कि उसका इन्वॉल्वमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई काबिलियत है कि नहीं है व्यूअर को कस्टमर में कन्वर्ट करने की। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, इन थ्योरीज़ को आप कहीं पर लिख लीजिए, और जो आप लोग एडवर्टाइजिंग की थ्योरी पढ़ रहे हैं साथ में, उसमें आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को इंक्लूड कीजिएगा। अगर आपको किसी किताब में ये थ्योरीज ना मिलें तो जस्ट गूगल इट, यू विल गेट टू नो द कंसेप्ट्स बिहाइंड द आइडिएशन ऑफ एन एड। मार्केट रिस्पॉन्स थ्योरी, बहुत सारी मार्केटिंग की भी आपको इसमें थ्योरी ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, क्योंकि मार्केट में कैसा माहौल चल रहा है, लोगों की एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, लोग इसको अभी अडेप्ट करने की हालत में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स थ्योरी, लोग उसको समझ पाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव रिस्पॉन्स थ्योरी, परसुएसिव हायरार्की थ्योरी, थ्योरी ऑफ मिनिमल इन्वॉल्वमेंट एंड इंटीग्रेटिव थ्योरी, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ये वो कंसेप्चुअल थ्योरीज हैं जो आइडा मॉडल के पीछे काम करती हैं, जो आपको प्रोवोक करती हैं कि हाँ, आप इन थ्योरीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लें और इनको प्रैक्टिकली फिर अब आप इसको अप्लाई करें। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में फिल्टर्स के बाद जो कंज्यूमर का ऑप्शन है, कॉग्निटिव का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, कॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब प्रोडक्ट को एक बार उसने देख लिया, अब उसको वो दोबारा रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कॉग्निशन करते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक है, उसको हम पहचानते हैं, उसको एक पहचान देते हैं, कस्टमर को हम
मजबूर करते हैं कि आप इस चीज़ को पहचान लो, ताकि अगली बार जब आप इस चीज़ को कहीं देखो किसी शेल्फ में या किसी दुकानदार के यहाँ, तो आप इसको एकदम से रिकॉग्नाइज कर लो, अच्छा यही हो जिसका ऐड ऋतिक रोशन कर रहा था, ओके मुझे ये लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट आप करते हो, उसको इफेक्टिव बनाते हो, उसके बिहेवियर को भी चेंज करते हो। तो क्या जो आप मॉडल लेके चल रहे हो, जो आप कंसेप्चुलाइज कर रहे हो, वो क्या उसके बिहेवियर को चेंज कर पा रहा है कंज्यूमर के, क्या उसको इफेक्टिव लग रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत होती है। लास्ट, कंज्यूमर बिहेवियर। वंस इट ऑल हैज़ डन, इट कैन ऑल्टर योर व्यूअर, या इट कैन मेटामॉर्फोज और ट्रांसफॉर्म योर व्यूअर टू अ कस्टमर। वहाँ पे उसका सिलेक्शन, उसका यूज़, उसकी लॉयल्टी, उसकी प्रेफरेंस, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, आपकी तरफ वो लॉयल नहीं होगा, उसकी प्रेफरेंस रेंज में वो नहीं आएगा, वो यूज़ उसको नहीं करेगा और वो उसका सिलेक्शन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर आपका ऐड अच्छा होगा, कन्विंसिंग ऐड होगा, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये है एक ग्राफ, हाउ एन एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेट्स, मतलब एक जो ऐड आप देख रहे हो टीवी पे वो कैसे कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले उसका प्रोडक्शन के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन द अनाउंसर, जो टीवी पे आपको दिख रहा है, अनाउंसर का मतलब हो गया वो एक्टर, वो कैरेक्टर जो वो बोल रहा है, या फिर कोई वॉइस ओवर पीछे से आ रहा हो, उसकी भी बात आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन दी अनाउंसर, टारगेट ऑडियंस मतलब वो जो व्यूअर जो देख रहा है ऐड, ठीक है, एजेंसी जिसने वो ऐड ब्रेनस्टॉर्म किया है, ठीक है, एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज। ये चार लोगों में जो आपस में जो एक इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पे उसका आइडिएशन का जो प्रोसेस है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको प्रोडक्शन के कॉलम में डाल रखा है कि आपका जो कैरेक्टर है उसके अंदर वो, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो, आपका जो एड एजेंसी है वो, और जो कोई और सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी ऐसी सोशल वैल्यू जो वो कैरी कर रहा है, उन चारों का जो आपस में इंटरेक्शन होगा वो प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, डोंट मिसअंडरस्टूड विद द टीवी प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन विद इन द माइंड हो रहा है। ठीक है, उस आइडिएशन का, उस आइडिया का जन्म हो रहा है, उस आइडिएशन को एक शेप मिल रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद अकोमोडेटिंग एंड नेगोशिएटिंग, जो मैसेज का इंटेंशन है वो कितना इफेक्टिव होगा, किस फॉर्मेट में जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसका ऐसा तो नहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखने वाला होता है। उसके बाद आता है इसका रिसेप्शन का मतलब है सेंडर ने मैसेज भेज दिया है, मुझे उसे रिसीव करना है। ठीक है, रिसीव करने को रिसेप्शन कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसका हिस्टोरिकल डेटा क्या होगा, उसका हिस्टोरिकल डेटा, द पर्सनैलिटी एंड इमेज ऑफ द स्पॉन्सर, जो उसका जो मेन जिसने क्लाइंट जिसका ये प्रोडक्ट है उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी इमेज क्या है, प्रोडक्ट की क्या इमेज है, मार्केट में क्या रेपुटेशन है। ठीक है, और जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन उसने यूज़ किया है वो कैसा है। ठीक है, टीवी पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा चैनल है जो कोई देखता ना हो उस पर उसका एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, या कोई जो प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है वहाँ पे आ रहा है, तो उसकी लोकेशन, उसका प्लेस भी डिसाइड करता है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। कोई चैनल जैसे मान लीजिए आज तक पे कोई एडवर्टीज़मेंट आ रहा है प्राइम टाइम के टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्टली तो होगा ही होगा वो एयर टाइम, तो प्रोडक्ट वहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की अगर पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, प्रोडक्ट मतलब जिस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो उसका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी। ठीक है, तो ये जो ऐड का प्लेसमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैसेज किस टाइम पे आप दे रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और उस टाइम पे ही इंडिविजुअल मैसेज डिकोडिंग होती है। मान लीजिए आप अर्ली मॉर्निंग आप कोई मैसेज ऐड आ रहा है, तो ऐड हर आदमी तैयार होने की जद्दोजहद में होता है, तैयारी में होता है, कार में होता है, कहीं और माइंड टेंशन होता है। तो आप देखते हो कि मॉर्निंग में रेडियो में ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आते हैं शो में, स्पेशली 8 to 11, ठीक, क्योंकि वो उस समय लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, रेडियो चल रहा होता है गाड़ी में। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट एड्स टीवी पे प्राइम टाइम पे आते हैं 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक, किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल पे भी ऐड इसी टाइम पे आते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है उसका टाइमिंग प्लेसमेंट क्या, उसी हिसाब से इंडिविजुअल जो है उस मैसेज को डिकोड भी करता है। ठीक है, उसके बाद
उसकी क्या सिग्निफिकेंस निकल के आती है, पूरे एक कलेक्टिव लेवल में कहाँ पे उसने हिट किया, सोशल वैल्यूज़, इमोशनल वैल्यूज़, अपील्स, ट्रीटमेंट, पूरा जो कलेक्टिव अपील निकल के आ रही है वो निकल के आता है। और ये अपील आपको कैसे पता चलती है? जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तब आपको पता चलता है कि येस माई एड हैज़ फंक्शन वेल। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है मेरे हिसाब से कि मैंने आपको टीवी के एड्स बताए, मैंने आपको कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी बताई और कुछ अच्छी चीज़ें भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। और आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊँगा कि किसी कैंपेन में हम कैसे एक प्रोडक्ट के बॉक्स को डिज़ाइन करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, एडोब फोटोशॉप का मैं उस पर इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक उस पर बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उस लेक्चर को भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लेक्चर देखने से पहले, जो इस समय लेक्चर चल रहा है, जो पहले के 3 लेक्चर्स हैं उसको भी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि पीछे से क्या चलता हुआ चला आ रहा था, कैसे मैंने प्रिंट की बात करी, कैसे मैंने सब्जेक्ट को इस्टेब्लिश किया, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने टीवी एड्स के बारे में बात करी और टीवी एड्स में हम ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर देखते हैं कि आप किन कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कैरेक्टर्स को ले रहे हैं या क्या सेटिंग ले रहे हैं। मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पर्सनल व्यू दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कंसेप्ट और आइडिया तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, और क्या आप उस पर आइडिएशन लेके चल रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही लावा लश्कर प्रोडक्शन का यूज़ करें, आप बहुत बड़ी कोई चीज़ यूज़ करें और फिर आप उस पर ऐड बनाएं। नो, अ सिंपल 2 सेकेंड ऐड कैन ऑल्सो डू वॉट अ 1 मिनट ऐड कैन डू। लेकिन वो 2 सेकेंड का ऐड इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इतना इसमें मैसेज होना चाहिए कि आदमी उसको देख के ही एनालाइज करते, ओह वाओ व्हाट एन ऐड। जस्ट फॉर 5 सेकेंड आपने सारी बातें उसमें कह दी। ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने अभी आपको एड्स दिखाए हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छे एड्स हैं एंड दे आर कैरिंग गुड अमाउंट ऑफ मैसेज विद गुड अपील्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, नेशन इंटरेस्ट में भी बात हो रही है, हम रिलीजियस वैल्यूज़ की भी बात कर रहे हैं और स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, नए ज़माने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन फॉर योर एडवर्टाइजिंग लैब पर्पस मैं ये ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको बहुत ही हैक्टिक कोई चीज़ बनानी होगी, बहुत ही आसान बनानी होगी। अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना फाइल वर्क करना है और क्या क्या चीज़ें आपको अपने ऐड में बनानी है। तो टिल द टाइम आई मस्ट से गुड बाय एंड सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।